नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं पूजा सिंह। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है। आज किसी को इंसाफ मिलने वाला है, उसे इंसाफ मिलने वाला है जिसने 6 साल इंतजार किया है। 6 साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान एक हत्याकांड ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। चंदन हत्याकांड को लेकर यूपी समेत पूरे देश में गुस्सा था। साल बीतते चले गए, वक्त बीतता चला गया और 6 साल बाद आज वो वक्त आ गया है जब चंदन को इंसाफ मिलेगा। इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया है। आज वो दिन है जब इन दोषियों को एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 का वो दिन था जब ये पूरी घटना हुई थी। उस वक्त सौरभ पाल चंदन गुप्ता के साथ थे। सौरभ पाल और चंदन गुप्ता दोनों ही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं जब चंदन गुप्ता के गोली लगी उस वक्त भी सौरभ पाल उन्हीं के साथ थे। सौरभ पाल ही चंदन गुप्ता को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और अब सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। सौरभ, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ उस दिन हुआ था? हर वर्ष की तरह हम 2018 में भी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, क्योंकि पूरे शहर में घूमते थे तिरंगा लेकर। तो उस दिन तिरंगा यात्रा का प्लान था और वो निकालने गए तो कुछ अराजक तत्वों ने यात्रा को रोका। मुस्लिम समाज के यात्रा को रोका, यात्रा पर पथराव किया, आगे जाने नहीं दिया। वहां से लौटते वक्त उनकी प्री प्लानिंग थी, उसमें चंदन को गोली लग गई थी। जी आपको आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। एल.एन. राव जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं। अमितोष पारिक जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी के। आयुष भारद्वाज हैं हमारे संवाददाता। हम सबके पास चर्चा के लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सौरभ आपसे जानना चाहेंगे, उस दिन की अगर हम वारदात की बात करें तो किस तरीके से पूरा सिनेरियो था? तिरंगा यात्रा लेके जाया जा रहा था, तिरंगा यात्रा में कितने लोग थे, क्या कुछ आप लोगों को कहा गया, कैसे धमकाया गया? क्योंकि तिरंगा यात्रा देश की बात है, उसमें देश का जज्बा है, देश के लिए प्रेम है, लेकिन कौन लोग थे वो जिनको आपने देखा, जिन्होंने ये कहा कि ये नहीं करना है, आपको तिरंगा यात्रा नहीं निकालनी, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाने हैं? जी, कुछ अराजक तत्व थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने यात्रा को रोका, हमारी आगे नहीं जाने दिए। 100 बाइकें थी हम हमारे साथ, 100 बाइक पे 2 लोग थे, उन्होंने यात्रा को आगे नहीं जाने दिया, पथराव किया। जिस टाइम ये पूरी घटना घट रही थी, जब आप और चंदन साथ में थे, ये जानना चाहेंगे आप लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी? क्या आपको जब उन लोगों ने रोका, आपके मन में कहीं डर आया, कहीं आपको लगा कि हमें पीछे हो जाना चाहिए? क्या कुछ उस वक्त हुआ था? आपकी और चंदन की क्या बातचीत हुई थी? चंदन की हमारी बातचीत यही हुई थी कि मतलब पहले यात्रा में गए हम, उसके बाद हम लोग जब वहां से उनसे बच के आ रहे थे तो भारत माँ जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तिरंगा लहराते हुए मार रहे थे वहां से। ये पूरा रास्ता कौन सा था जहां पर आपको धमकाना शुरू किया गया, फिर आपने कहा कि आप बचते हुए निकल रहे थे, वो पूरा रास्ता कौन सा था? वो जब प्रू पार्क से यात्रा शुरू की थी हमने जी, पहुंचे, गांधी मूर्ति पहुंचे, हम पे कोई पथराव नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। जैसे ही हम बड्डू नगर में पहुंचे, वहां पर यात्रा हमारी रोक ली गई, आगे ऐसे आगे नहीं जाओगे तुम, है ना। और वहीं पर हमारे लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जी, ये पूरी यात्रा जो थी ये पहले से निर्धारित थी कि इस इलाके से जाएगी, लेकिन क्या आपको किसी तरीके से चेतावनी दी गई थी पहले ही कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे? जी नहीं, ऐसी कोई चेतावनी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से यात्रा रोकी गई थी उस तरह से लगा था कि प्लान था उनका पहले से। जी, मतलब उन लोगों को पहले से पता था कि यात्रा यहां से निकलेगी और उनको पथराव करना है, और वहां पर फायरिंग हुई थी, इसका मतलब उन्होंने जो है असला भी जो है पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ था। जी जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त चंदन को गोली लगी, चंदन के आखिरी शब्द क्या थे? चंदन क्या कह रहा था? अस्पताल कैसे आप उसको लेकर गए? वो पूरा हम जो है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। चंदन की गोली लगी तो हम तो भक्तिवन कोतवाली पहुंचे, चंदन को उठाई कोतवाली में रखा हमने, फिर अस्पताल ले गए, यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जी, तो अस्पताल पहुंचने पर चंदन की मृत्यु हुई थी या उससे पहले ही हो चुकी थी? पहुंचने से रास्ते में हो गई थी मैम शायद, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद मृत घोषित किया था, कुछ बोल नहीं पाया था चंदन। जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ पूर्व डीसीपी है एल.एन. राव जी है। एल.एन. राव जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? लगता है हमारा उनसे जो है संपर्क टूट गया है। अमितोष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? एक तरफ वो लोग हैं जो देश के लिए बात कर रहे हैं, जिनके अंदर देश के लिए जज्बा है,
और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देशभक्तों को रोकते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, पथराव करते हैं। और ये जो है भारत के अंदर कई जगह पर देखा गया। लेकिन आज एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक फैसला होगा, बहुत सारे लोगों को लेसन मिलेगा कि देशभक्ति जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आप देशभक्त को जो है आप उस तरीके से टारगेट करते हो तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के विषय को आपके माध्यम से उठाया गया। जी लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देशभक्ति और देश विरोधी लोगों के बीच का घमासान आज पहली बार नहीं है, और ये जी निरंतर रूप से देखने को मिला है, चाहे विश्व हिंदू परिषद की यात्राओं में नूह में देखने को मिला होगा, जी या फिर निरंतर रूप से हिंदू जब अपने त्योहारों के लिए निकलता है तब देखने को मिला है, या भारत माता की जय लगाता है उसका विरोध करते हैं तब देखने को मिला है। और उसका एक उदाहरण चंदन का 2018 में 26 अप्रैल 2018 में 29 जनों को अक्यूज माना गया था, जिसमें एक अजीजुद्दीन था जिसके ड्यूरिंग ट्रायल ही देहांत हो गया था, जी और चंदन को गोली लगी थी 26 अप्रैल 2018 को। ये चार्जशीट एनआईए ने फाइल करी थी। अब इसमें जितने भी नाम हैं, आप देखिए सारे नाम एक ही कम्युनिटी से आते हैं, और फिर वो बोलते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप देखिए सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, नसरुद्दीन, अकरम, तौक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, खिलान, वासिफ, इमरान, शमशद, जफर, जाकिब, फैजान, इमरान, ये सब कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं? ये क्या सीख रहे हैं और ये कहां से सीखते हुए आ रहे हैं? आप हिम्मतनगर में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, आप अभी बांग्लादेश का विषय देख लेंगे, अप्रैल 2022 के विषय देख लीजिए। हिम्मतनगर में शोभा यात्रा पे कर दिया पथराव, बोकेरो में कर दिया, खानगाड़ों में कर दिया, जेएनयू में आजादी के नारे लग जाते हैं। इनको हर चीज से दिक्कत है। फिलिस्तीन के नारे लगाने के लिए संसद में चले जाते हैं लोग, और इस तरह से होता है। मुझे लगता है कि बहुत साफ तौर से स्पष्ट हो चुका है कि देश विरोधी बातें करना, देश के विरोध खड़ा होना, नसरुल्लाह के लिए छाती ठोकना, बाबरी को शहादत करना, और फिर भारत माता की जय ना कहना, वो कहते ना कहां लिखा है, और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा के बैग लेते हुए घूमना, ये देश विरोधी विचारधारा है। जो आज कोर्ट का न्यायालय का आदेश आएगा, मुझे लगता है कि ये उस विचारधारा पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा और पूरा देश इसका स्वागत करेगा। जी जी एल एन राव जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर? और आज जो है 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब इस पर फैसला आना है, न्याय आज जो है वो होने वाला है। देखिए, न्याय जब फैसला आएगा उसके बाद तो प्रॉपर कमेंट्स कर पाएंगे, लेकिन फैसला आने से पहले कमेंट्स करना इतना उचित नहीं होगा। आप इस घटना लेकिन को फिर भी कैसे मैं आपको देखते बता हैं? दूं कि जी जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, जो हमारे देश के विरोध बातें करना है, हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों की स्पोर्ट में बात करते हैं, या उनको सपोर्ट करते हैं, और हमेशा हमारे जो पड़ोसी देश है उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं जी और ये बदलाव तभी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है राव साहब। मैं आपके पास वापस आऊंगी। आयुष भारद्वाज हमारे संवाददाता भी हैं। आयुष, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 11 साल 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आप बताइए कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है, क्या क्या किस तरीके से जो है एफआईआर लिखी गई, किस तरीके से जो है चंदन का पोस्टमार्टम हुआ, किस तरीके से मामला कोर्ट पहुंचा, प्रोसीडिंग्स रही, तो ये सब जानना चाहूंगी थोड़ा सा आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर 26 जनवरी सन 2018 कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। वहां पर चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद चंदन गुप्ता के शव को कोतवाली से जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद में चंदन गुप्ता की जो डेड बॉडी थी उसका क्रीमेशन जब हुआ, क्रीमेशन होने के बाद से ही कासगंज में जगह जगह पर हिंसा भड़कने लगी। जगह जगह पर आगजनी की घटना हुई, कई दुकानों में आग लगाई गई, कई बसों को फूंक दिया गया, और तमाम जो ऐसी हिंसक घटनाएं थी वो लगातार होती रही। इस पूरे मामले में चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने सदर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 20 लोगों को नामजद किया था और अन्य अज्ञात लोग थे। इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम का गठन की जांच की मांग उठी, जिसके बाद में एसआईटी की टीम गठित हुई और एसआईटी की टीम ने इस पूरे मामले में जांच कर अपनी चार्जशीट भी दाखिल की थी। और इस दौरान एक लंबा समय चंदन गुप्ता के परिजनों को लगा इस न्याय तक पहुंचने के लिए, इस फैसले को आने तक के लिए एक बहुत लंबा समय उन्होंने अपने जीवन में देखा, क्योंकि 7 साल होने जा रहे हैं और 7 साल के बाद एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ रहा है। तमाम सवालात भी इस दौरान जो है लगातार उठे थे। चंदन गुप्ता के परिजनों ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे और लगातार जो अपने न्याय के लिए वो लगातार कई जगह उन्होंने गुहार भी लगाई थी। अब जब फैसला आने वाला है तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, पहले तो चंदन गुप्ता के जो परिजन है उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने बातचीत में साफ यही कहा है कि जो न्यायपालिका है उस पर हमें पूरा भरोसा है और जो न्याय आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। साथ ही उनका ये भी कहना है
कि जो चंदन गुप्ता की हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जब चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी तो उसके बाद कासगंज शहर कई दिनों तक जलता रहा था, कर्फ्यू लगा था, तमाम आला अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए थे और कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। जिस तरीके से चंदन गुप्ता के परिजन थे वो लगातार मांग कर रहे थे, उनकी कई सारी मांगे भी थी। इस दौरान उन्होंने जो हिंदुवादी संगठन थे उन्होंने चंदन गुप्ता के परिजनों को मुआवजा दिलवाने, सरकारी नौकरी लगवाने सहित और जो अन्य मांगे थी, चंदन चौक बनवाने की मांग भी थी। चंदन चौक बनवाने की मांग कई बार जो है परिजनों की ओर से की गई थी, लेकिन अब तक जो उनका सपना है वो पूरा नहीं हुआ। वहीं चंदन चौक की जगह पर चंदन गुप्ता की मूर्ति तो स्थापित करवा दी गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक चंदन गुप्ता को न्याय नहीं मिल जाएगा, उनके हत्यारों को जो है सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक वो चंदन चौक का जो विधिवत शुभारंभ जो होता है वो तब तक नहीं करेंगे। जी सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी। उस दिन की थोड़ी तस्वीर और बताइए कि ये जो यात्रा निकाली गई थी, जहां तक मुझे याद है मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत से युवा थे जो तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वो दृश्य कैसा था? और क्योंकि बाइक पर ये यात्रा जा रही थी, तो क्या आप चंदन के साथ ही बाइक पर थे? किस तरीके से पूरी वारदात हुई थी? और उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूंगी, चंदन के माता पिता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उनका इस बारे में अब आज जो फैसला आ रहा है, क्या कहना है, कितने भावुक हैं वो? पहले थोड़ा मुझे वो बताइए, वो सीन बताइए कि बाइक पर थे आप लोग, कैसे थे? बाइक पर हम हर वर्ष निकालते थे तिरंगा यात्रा, बहुत उत्साह होता था जी। यात्रा निकाल रहे हैं, अपने देश की शान है, निकालते थे हर वर्ष की तरह निकाले। 26 जनवरी को निकाल रहे थे हम, 100 से समथिंग बाइकें थी। बाइक से लेकिन हम पूरे शहर में भ्रमण करना था हमें, लेकिन कुछ उत्पादी अराजक तत्वों ने रास्ता को रोका और नहीं तो आपकी बाइक रोकी गई कि पहले से ही वहां पर काफी लोग इकट्ठा थे कि अचानक से आप पर हमला हुआ, क्या कुछ हुआ था? जिस तरीके से बाइक रोक गई थी उसे उनका प्री प्लान लग रहा था कि उन्होंने ये पहले सोच रखा था कि ये लोग आएंगे तो इन्हें रोकेंगे। जी जी, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बता रहे हैं चंदन हत्याकांड को लेकर के। चंदन हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि जितने भी आरोपी थे सभी को जो है सजा का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है, यानी कि चंदन को इंसाफ मिला है। एनआईए कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज कहीं ना कहीं चंदन के माता पिता को सब्र हो रहा होगा कि उनके बेटे के हत्यारे को सजा मिली है। चंदन हत्याकांड में बड़ी खबर आपको इंडिया डेली दे रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। एक लंबी लड़ाई के बाद 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और तमाम तरह की दलीलें कोर्ट में पेश की गई। तमाम तरह के जो है दलीलें पेश करने के साथ साथ तमाम जो है सबूत पेश किए गए और उसके बाद चंदन को आज मिला है इंसाफ। चंदन हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बता रहे, जितने 28 आरोपी थे सभी को दोषी करार देने के बाद अब जो है वो उनको सजा दे दी गई है, उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े सौरभ, आप बताइए फर्स्ट रिएक्शन कि सभी को 28 के 28 लोग जिनको दोषी माना गया था कोर्ट द्वारा, एनआईए कोर्ट द्वारा कि ये चंदन की हत्याकांड में शामिल है, उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? न्यायालय से यही उम्मीद थी हमें पूर्ण विश्वास था न्यायालय पे कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और वो हुआ। संतुष्ट है न्यायालय के फैसले से। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें चंदन के माता पिता की, उनका क्या कुछ कहना है? उनके बेटे को इंसाफ मिला है, जिन्होंने उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, उनको उम्र कैद की सजा हुई है। जी, माता पिता भी खुश हैं, उनके पास से भी आया हूं मैं, उनका कहना भी यही था कि उन्हें आजीवन कारावास हो कम से कम। जी, और अखंड प्रताप शाही भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अखंड, जानना चाहेंगे इस पूरा मामला अगर हम देखें, कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की 28 के 28 दोषियों को। अब ये बताइए कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा अपना फैसला सुनाते हुए? अखंड, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है अखंड से हमारा कनेक्ट नहीं हो पाया, दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है चंदन की हत्या की गई थी तिरंगा यात्रा के दौरान 2018 में। जनवरी का दिन था, जनवरी का महीना था। आप समझिए कि किस तरीके से एक लंबी लड़ाई पूरे परिवार ने लड़ी है और अब जाकर के उनको न्याय मिला है। एनआईए कोर्ट ने सभी 28 जो दोषी थे उन्हें उम्र कैद की सजा दी है, यानी कि एक बड़ा न्याय हुआ है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप ये देख रहे हैं, ये चंदन की तस्वीर लिए उनकी माता और पिता हैं
और कहीं ना कहीं उनकी जो न्याय की आस है वो आज पूरी हुई है। चंदन हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आयुष, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी जो है तसल्ली पड़ी होगी चंदन के माता पिता को। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको आवाज मिल रही है आयुष? सवाल रिपीट करेंगे? हाँ, ये जानना चाहूंगी कि माता पिता का क्या कुछ कहना होगा इस पर, क्या उनको कितनी तसल्ली पड़ी होगी आज ये फैसला कोर्ट का देख करके कि सभी को उम्र कैद की सजा हुई है, यानी किसी एक भी दोषी की सजा कोई कम नहीं है, सभी को उम्र कैद की बराबर सजा दी गई है। निश्चित तौर पर जैसे ही एनआईए कोर्ट ने इस पूरे मामले में 28 लोगों को दोषी करार दिया था, तभी से जो चंदन गुप्ता की मां है वो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था और जो अखंड ज्योति है वो मंदिर के सामने प्रज्वलित कर बैठ गई थी। और उनका कहना था कि जब तक जो है एनआईए कोर्ट इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगा तब तक वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे। एक ईश्वर से प्रार्थना थी कि उनके बेटे को न्याय मिले, क्योंकि जिस तरीके से चंदन गुप्ता के परिजनों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद में उम्र कैद जैसा फैसला आना स्वागत योग्य फैसला है। कल भी परिजनों से बातचीत हुई थी और जो चंदन गुप्ता की मां है उन्होंने अन्न जल जो है वो दोनों त्याग दिया था। अन्न जल त्यागने के बाद में वो वहां पर मंदिर के सामने बैठ गई थी, अखंड ज्योति उन्होंने प्रज्वलित कर ली थी और ईश्वर से वो यही दुआ कर रही थी, यही कामना कर रही थी कि चंदन गुप्ता के जो हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम आजीवन की सजा, कारावास की सजा मिले। और ऐसे में आज जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं जो फैसला है वो चंदन गुप्ता के परिजनों को स्वागत योग्य होगा, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि चंदन गुप्ता हत्याकांड में शामिल जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। दो जो लोग थे जो सबूतों के अभाव में बरी हो गए, उनको छोड़ के सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंदन गुप्ता के परिजनों को संतोष होगा कि उनके जो बेटे के कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा अखंड भी जुड़ गए। अखंड प्रताप शाही, अखंड जानना चाहेंगे, कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को जो है सजा सुना दी है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। किसी की सजा कोई कम नहीं है, सभी जो है पूरी जिंदगी जो है जेल में रहेंगे। कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो क्या कुछ कहना था कोर्ट का, क्या कुछ पॉइंट्स थे जब ये सजा सुनाई गई? देखिए, ये पूरा मामला चूंकि इतना जघन्य था और ये पूरी तरीके से कई सारे चीजें, कई सारे आरोप, कई सारी चीजें इसमें परिवार के दावे थे और उनको लेके ये चूंकि 6 साल 11 महीने पुराना मामला है और इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जो फैसला सुनाया है उसमें सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सारे के सारे जितने 28 दोषी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन्होंने कहा कि एनआईए की कोर्ट में पेश नहीं, हालांकि सलीम जो है वो एनआईए की कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, उसे उसने भी शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। तो ये जो जानकारी मिली है आज, तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी फैसले के खिलाफ, उसको लेके जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब पूरा मामला जो है ये 26 जनवरी 2018 का था। इस पूरे मामले में जिस तरीके से हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता को, उसके बाद से पूरा परिवार इस मसले को लेके कोर्ट की शरण में था और उनकी मां लगातार कोर्ट में वो इंतजार कर रही थी। कल जब दोषी ठहराए गए थे ये सभी के 28 के आरोपी, तो उनको जब दोषी ठहराया गया था तो उसके बाद से ही उन्होंने अन्न जल त्याग के ये प्रण लिया था कि जब तक सजा नहीं सुना दी जाती तब तक वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। ये पहला ऐसा मामला था पूरे उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनने के बाद कोई दंगे जैसी स्थिति बनी थी। एक तिरंगा यात्रा के दिन, वो भी 26 जनवरी का दिन 2018 में, जब उस इलाके से इनके मोहल्ले से जब निकलने की कोशिश हो रही थी तो वहां पे फिर रोक के पत्थरबाजी वगैरह शुरू हुई थी। उसको लेके जब जांच वगैरह शुरू हुई और फिर जांच 2022 में जब शिफ्ट ट्रांसफर की गई एनआईए को, तो एनआईए ने जब ये जांच की और उसके बाद ये आज इस मसले पे सजा तक पहुंच तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की सजा है और ये सभी के सभी आरोपियों को, सभी के सभी दोषियों को 28 उम्र कैद की सजा सुनाई है। 28 दोषियों को
ये अपने आप में एक पहली इस तरीके की नजीर बन रही है। जी, चंदन की तरफ से जो वकील रहे होंगे, क्या उनकी तरफ से भी कोई बयान अकंठ सामने आया है कि आगे जो है वो, अभी तो उम्र कैद की सजा हुई है लेकिन एक बच्चा चला गया, एक युवा चला गया, एक देशभक्त चला गया, ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा तो होगा। क्या चंदन के जो वकील रहे हैं वो अब जाकर के हायर कोर्ट के अंदर क्या अपील भी कर सकते हैं कि उम्र कैद की सजा को जो है आगे दोबारा से कंसिडर करके उसको मृत्युदंड भी मांग सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कुछ प्रोसीडिंग रहेगी आगे? देखिए, परिवार के लोगों की जरूर ये बात है कि वो चाहते हैं कि इसे कम से कम इसे मृत्युदंड में तब्दील किया जाए, सभी को मृत्युदंड दिया जाए। परिवार इसी बात को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अभी क्या आगे की कार्रवाई होगी इसको लेके अभी संशय की स्थिति है। अभी देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे, अगर ये प्रोसीडिंग यहीं पे बात, चलिए वो देखने वाली बात होगी। अखंड, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अभी अमितोष पारिक जी हैं। अमितोष जी, आप क्या कहेंगे? कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी है, परिवार वालों को कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, उनको कहीं ना कहीं जो है शांति पड़ी है कि उन सभी को जो है सजा हुई है, लेकिन उनके मन में ये भी है कि क्योंकि उनके बेटे को जान से मार दिया गया तो उन सभी को जो है कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए थी मृत्युदंड की, तो उनको एक वो उम्मीद थी। आप जो कोर्ट ने फैसला किया है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देता है कि अगर आप जैसा करोगे आप वैसा भरोगे। नहीं, निसंदेह पूजा जी, और ऐसा ही कोर्ट ने फैसला सुनाया था जब अजमेर के अंदर में एक पूरा स्कैंडल, जो रेप स्कैंडल था, उसमें सारे अभियुक्त को जो है सजा सुनाई थी और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। और यहाँ पर भी कोर्ट ने दिखाया कि हमेशा कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का गार्डियन होता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर व्यक्ति का अधिकार है इस देश के अंदर में। अगर आप उसको इंक्रोच करते हैं तो आप वायलेशन करते हैं, और इसके लिए आजीवन कारावास इसलिए दिया गया क्योंकि ये कड़ी से कड़ी सजा मानी जाती है। और आजीवन कारावास के आप अपील कर सकते हैं, निसंदेह अपील करना हमेशा एक व्यक्ति का राइट होता है, लेकिन मृत्यु दंड की आप अपील करते हैं तो लीव टू अपील एक्विटल होता है, उसमें वो आजीवन कारावास को कन्वर्ट करते हैं। पर ऐसे केसेस कम देखे गए हैं जब आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में कन्वर्ट करा जाए, लेकिन वो राइट है, उसको इंक्रोच नहीं कर सकते। और इसीलिए इस आदेश से, इस फैसले से पूजा जी और आप लोग के माध्यम से जो सबके सामने जारी है खबर, इससे पता चलता है कि जिस तरह से सीए में हुए हुए अंकित सक्सेना को लिंचिंग करी गई, जिस तरह से रिया गौतम को, अविनाश सक्सेना को, मधु चक्रवर्ती को, चंदन को, अंकित कुमार को, कमलेश तिवारी को मारा गया था, 1-1 लाख रुपए की बोटी लगाई थी, ये वो सब जने थे जो इस देश के अंदर में एक जिहादी विचारधारा का शिकार बने थे। इस जिहादी विचारधारा का अंत यही होता है कि आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, इस तरह की सजा जब कोर्ट सुनाता है तो लोगों में वापस से एक उम्मीद आती है कि इस देश में अभी भी देशभक्ति। जी, यहाँ पर हमारे साथ राव साहब भी हैं। एलन राव जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को, पूरे सिनेरियो को, जो कोर्ट ने सजा सुनाई है, सभी को जो है एक सजा दी है? लगता है हमारा उनसे संपर्क जो है वो टूट चुका है। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी। आप चंदन के मित्र, आप चंदन के साथ एक लंबा वक्त बिता चुके हैं। तिरंगा यात्रा जब उनका आखिरी पल था वो किसी को भी नहीं पता होगा। चंदन की हम तस्वीर, और जो 1 से 28 पूरे सारे मुलजिमों को, और जो 2 लोग छोड़े गए हैं उनके खिलाफ हम लोग शासन में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उनके बारे में बताया जा रहा था उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। उनकी ये था कि दोनों किडनियां खराब थी, और इसी ग्राउंड पे जो है हम लोगों ने तो मांग की थी कि इनको जो है कैपिटल सेंटर सबको दिया जाए, लेकिन उसको जो है इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि उसका डायरेक्ट रोल था, इसलिए हम लोगों ने और मांग की थी उसकी। तो सर, आपने अपनी तरफ से फांसी की सजा? हाँ, मांग की थी सबके लिए फांसी की सजा। जी जी जी। तो अब सर उनकी ओर से क्या तर्क दिए गए? उनकी ओर से ये तर्क था कि जो है, एक तो ये था कि ये संख्या ज़्यादा है और सबका रोल डिफाइन नहीं है, खाली सलीम का रोल डिफाइन है, उसको जो है मारने का रोल है, लेकिन वो जो है उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, इसके लिए उसके लिए दया की जाए। मतलब सर, जो एफआईआर में ये बात कही गई थी कि सलीम ने फायर किया था, हाँ जी, तो ये बात क्या सर पाई गई कोर्ट में? हाँ, ये कोर्ट में पाई तो गई है कि हाँ सलीम का रोल जो है मारने का था, लेकिन उसकी बीमारी की कंडीशन को देखते हुए ये कोर्ट ने जो है निर्णय लिया है। सर वो असलहा बरामद हुआ? हाँ, असलहा बरामद हुआ था, उसमें उसको सजा हुई है, उसमें भी सजा हुई है। ठीक है, थैंक यू। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो चंदन के पक्ष के वकील हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगे। हम वकील से आपको सुन रहे थे, सलीम ने गोली मारी थी, असला बरामद किया गया, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सौरभ, ये आपसे आना चाहेंगे, चंदन को लेकर आपकी क्या यादें हैं, आखिरी पल की क्या यादें हैं, कैसे आप चंदन को याद करते हैं? क्योंकि जो चंदन की हम तस्वीर देख रहे हैं
एक यूथ है, यंग है, माथे पर तिलक है, भगवा है और हाथ में तिरंगा, वो तस्वीर, आखिरी तस्वीर जो चंदन की थी, वो पूरा देश जो है आज भी देख रहा है। सौरभ, ये हमारा दोस्त तो भाई चला ही गया ना, किसी माँ का बेटा चला गया, यादें ही हैं बस चंदन की। आज न्याय मिला है तो संतुष्ट है उस न्याय से। जी, आप सौरभ कब से जानते थे चंदन को, कितने साल से जानते थे, कैसे आप चंदन के संपर्क में आए थे, कितनी आपकी दोस्ती थी, परिवार के साथ कैसा था आपका संबंध? चंदन मेरा परिवार एकदम घर की तरह, मैं चंदन घर के पास में ही रहता हूँ, तो बचपन से चंदन को बचपन से देखा था उसे मैंने, छोटे भाई की तरह था मेरे। जी जी, चंदन के घर में और कौन कौन है? चंदन के माता पिता की तस्वीर हम देख रहे हैं, माँ रो रही है, अखंड जोत जलाई थी, खाना पीना छोड़ दिया था कि बेटे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। तो परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। 2018 से मैम उनका हाल तो, माता का हाल तो यही है कि जब उनसे बात करो तो एकदम रो देती हैं, पापा से बात करो तो एकदम रो देते हैं, वो तो बुला ही नहीं पाए, जी कोई भी नहीं बुला पाया। जी जी जी, आयुष आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरे हम वारदात की बात करते हैं तो 26 तारीख का दिन था, वो पूरे देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं देश को लेकर एक जज्बा होता है, 26 जनवरी का दिन होता है। ऐसे में इस तरह की वारदात होना, ये कहीं ना कहीं, अगर कासगंज के इलाके की हम बात करें, जहां से जैसे सौरभ ने बताया कि वो पूरी रैली निकली थी और जिस हिसाब से उन लोगों को रोका गया था वो सब प्री प्लान लग रहा था, उन पे पत्थरबाजी भी हुई थी और फायरिंग भी हुई थी, और ये तो कोर्ट में भी साबित हो चुका, जो हमने चंदन के पक्ष के वकील को सुना है। तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि कासगंज का इलाका कैसा है, किस तरीके से वहां पर ये वारदात जो हुई थी वो, उस बारे में थोड़ा बताएं। आयुष, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आयुष तक आवाज नहीं जा रही है। अमितोष जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा है वो मुझे लगता है कि हर एक में होता है। कोई कैसे, जिस देश में रह रहा है, जिस देश में खा रहा है, जिस देश में कमा रहा है, वो उस देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? अगर हम इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज में देखें कितना बुरा हाल है, कोई जाने की सोच भी नहीं सकता है वहां पर। वो जिस फैसिलिटीज को इस देश के अंदर में रहते हुए पा रहा है। अमितोष जी, उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उज्जवल जी, आप इस पूरे मामले में जो फैसला आया है कैसे देखते हैं उसको, क्या कुछ कोर्ट में रहा, कुछ थोड़ा प्लीज इस बारे में बताइए। एक अहम फैसला आया है ये जी, और मानता हूं कि इस तरह से जिस बेरहमी से चंदन की हत्या की गई थी जी, उसमें कुछ साजिश हुई थी पहली जी, और जिस साजिश के तहत ये आज 29 आरोपियों अभियुक्तों को सजा होना, मुझे लगता है एक बड़ा जजमेंट है। ये बात जरूर है कि ये फैसले को चैलेंज किया जाएगा, ये हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन जब तक कानून का खौफ जब तक आदमी की दिमाग में नहीं बैठता तब तक कानून की कोई युक्ति नहीं रहती। और मुझे लगता है ये आगे चल के एक बड़ा मिसाल बन जाएगा कि जो भी जिस प्रकार हत्या करते हैं, जो एक अपने सिर में एक तरह का अलग नैरेटिव सेट करना चाहते, उनके लिए अच्छा सबक है। जी, उज्जवल जी, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जिस तरह का ये मामला है, ऐसे आपने और भी देखे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी रहे हैं, ये मामला भी एनआईए ने देखा। तो ये जानना चाहूंगी किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहती हैं, कोर्ट ने क्या कुछ कंसिडर किया होगा, क्योंकि सभी को जो है उम्र कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने तो पहले ये बात मान ली कि इन्होंने जिस साजिश थी, जिस साजिश के मुताबिक जो निर्दोष शक्ति चंदन था, उसकी जिस बेरहमी से जो शार्प एजेड वेपन से हत्या की, इससे उनका मकसद बिल्कुल साफ जाहिर होता है। ये भी कोर्ट ने बात मान ली। दूसरी बात, कोर्ट की बात यह अहम है कि इनको मर्डर के आरोपी अगर तहत कोर्ट दोषी कर पाता है तो सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, आजीवन कारावास और डेथ पेनल्टी। और कोर्ट ने इसमें मिनिमम सेंटेंस यानी आजीवन कारावास लिख दिया है। और मुझे लगता है कि ये आगे चल के लोगों के लिए एक मिसाल और चंदन के परिवार के लिए एक न्याय हो। जी, जो इस तरह का माइंडसेट चल रहा है, आपने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने पूरे करियर के अंदर, बहुत सारी चीजें देखी हैं आपने। ये जो माइंडसेट है ये कैसे काम करता है, कैसे कोई किसी को गोली मार सकता है, पत्थर मार सकता है, जान से मार सकता है,
ये माइंडसेट कैसा रहता है, क्योंकि आप वकील हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स से आप जो है वो भी मिले होंगे, आपने तमाम चीजें स्टडी की होंगी। देखिए, जो लोगों को भड़काया जाता है जी, जो चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, इस पे लोगों को जो भड़काया जा गया है और इस भड़काने के कारण जिसकी हत्या की गई है, तो एक समुदाय जिसको मॉब बोलते हैं, ये मॉब थोड़ा सा बेवकूफ हो जाता है जी, और उससे ये समझ में नहीं आता है कि हम अच्छे कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। जी, लेकिन अब सजा होने के बाद उनको ध्यान में आएगा कि हम एक गलत लाइन पकड़ के चल रहे थे, जी, जो हमको बताया गया, जो सिखाया गया, वो बहुत गलत है और देश के संविधान के खिलाफ है। और आज सबसे ऊपर देश का संविधान है और इसलिए हमारे देश में इतने स्टेट होने के बावजूद भी हमारा देश एक बलवान लोकशाही देश इसलिए है कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान सबसे भारी पड़ा। जी। उज्जवल जी, इस पूरे मामले में 28 लोग थे, 28 आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद उन्हें 28 के 28 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 1, 2 या 4 नहीं, 28 लोग, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये। नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। मैंने कम ऐसे केसेस देखे कि इतने बड़े पैमाने में इन लोगों को सजा हुई है। इसका मतलब एक ही है कि जिस प्रकार उन्होंने वेपन्स यूज किए, जिस प्रकार वो जो स्लोगन्स दे रहे थे मारते के समय, उस स्लोगन का डिटर्मिनेशन मॉब का एक ही था कि चंदन की हत्या करना है। और इसी तरह मैं मानता हूं कि एक आमतौर पर ये बड़ा मिसाल है। जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो सजा सुनाई है, 28 के 28 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, ये तमाम लोग जो थे किसी ना किसी तरीके से इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, सबका रोल जो था वो अलग अलग था। तो कौन से ऐसी जो धाराएं रहती हैं जिसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, वो कौन कौन सी धाराएं रही होंगी? क्योंकि एक का रोल तो डिफाइंड है कि उसने ये किया था, सलीम नाम का व्यक्ति जिसने मारा था चंदन को, लेकिन बाकी लोगों का डिफाइंड नहीं था। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट ने यह मान लिया है कि सबका एक कॉमन इंटेंशन था, सिर्फ चंदन की हत्या और बाकी के जो वेपन्स उन्होंने यूज किए थे उस टाइम में। जी, देखिए, साजिश के बारे में डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल रहता है जी, लेकिन आमतौर साजिश जो होती है वो पर्दे के पीछे होती है। जी, और इसलिए कोर्ट ने जब देखा कि ऑल इलीगल एक्ट्स एंड ओमिशंस एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं कि जिसकी तरफ से यही उंगली दिखते कि ये पूरा मॉब का जी, एक ही करने का ही एक लक्ष्य था, जी, और इसलिए मुझे लगता है, पूरा जजमेंट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, जी, लेकिन पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या इसमें किया है। पर मुझे लगता है कि आजीवन कारावास ये सजा एक अच्छा न्याय है। जी, जी, न्याय अच्छा है, लेकिन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे वकील साहब की जिस पर कोर्ट ने कंसिडर किया होगा? कौन सी ऐसी बातें रही होंगी? क्योंकि ये बात सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये बात देश से जुड़ी हुई भी है, ये बात ये भी है कि आपने सब कुछ सोच समझकर किया है। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अमितोष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? 28 का जो आंकड़ा है, जो हम उज्जवल सिंह से भी बात कर रहे थे, एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा नंबर है, यानी कि जो 28 के 28 लोग थे, उनका माइंडसेट एक ही था। उनका माइंडसेट यही था कि यहां से तिरंगा यात्रा नहीं निकलने देनी है। उनका माइंडसेट यही था कि जो निकलेगा, तिरंगा यात्रा निकालेगा, उस पर पत्थरबाजी की जाएगी, फायरिंग की जाएगी। तैयारी पहले से थी और इसीलिए उन्होंने मर्डर भी कर दिया। तो 28 के 28 लोगों का एक माइंडसेट, कैसे देखते हैं आप इसे? पूजा जी, माइंडसेट बहुत क्लियर है। जब आप किसी भी तरीके से चीजों की प्लान करके प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है उसको, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का वो भागीदारी बनते हैं। एक जगह का माइंडसेट था जो कि सेट रूट से अपनी यात्रा निकाल रहे थे, जिसको पुलिस परमिशन थी और जिसकी हर चीज उनकी लीगलाइज थी, लेकिन एक वो माइंडसेट था जो उस यात्रा को निकलने नहीं दे रहा चाह रहे थे, और फिर वो कमिट करते हैं क्राइम। तो जब भी क्रिमिनल एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। एक होता है एक्टर्स रियस और एक होता है मेंस रिया। दैट मींस गिल्टी एक्ट शुड बी कंप्लाइड विद गिल्टी माइंड, और ये दोनों चीजों का उदाहरण है कि गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड हुआ है। आप देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि करौली के अंदर में शोभा यात्रा निकलती है तो ऊपर से पथराव हो जाता है और सारी चीजें हो जाती है, वहां दंगे हो जाते हैं, छबड़ा में दंगे हो जाते हैं, फिर रामगंज के अंदर में 2018 में हुए थे, 2019 में आसनल में हुए थे, जोधपुर में हो गए थे। ये सब एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है।
संभल के अंदर में विषय आप लोगों ने अभी देखा पूजा जी, संभल के अंदर में पूरी 5,000 6,000 की भीड़ आ जाती है और पथराव कर देती है। तो वो क्या है? वो सब एक माइंडसेट है जो है एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, और हर तरीके से उसको रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे वो गिल्टी एक्ट को गिल्टी माइंड के साथ हो वो करें। जी सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस वक्त आप लोग वहां से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, आप तमाम लोग बाइक पर थे, आप देशभक्ति के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब दूसरे लोग आपको आकर के रोकते हैं, दूसरे समुदाय के लोग रोकते हैं, दूसरे देश के नारे लगाने के लिए बोलते हैं, भारत के नारे लगाने पर रोक लगाने के लिए बोलते हैं कि नहीं लगाने हैं, उस वक्त आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आप लोगों के दिमाग में क्या आया? और उसके बाद ये भी जानना चाहूंगी कि आपने उन लोगों के हाथ में हथियार कौन से देखे थे? क्या कुछ देखा था आपने उनको? किस तरह का उनका रवैया था? उनके हाथ में कौन कौन से हथियार थे? लाठी थे, डंडे थे? क्या किस तरीके से उन्होंने आप लोगों को काबू करने की कोशिश की? सौरभ। समाज का नहीं, वो कुछ अराजक तत्व जो थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने ये प्री प्लान कर किया था। सौरभ, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको रोकने का प्रयास किया, कैसे किया था उन्होंने? क्या साइकिल या रिक्शा या ऑटो कुछ लगा करके रास्ता रोका था, कि वो डंडे लेकर आए थे, कि लाठी लेकर आए थे? जी, के सामने आए थे वो, फिर अचानक पथराव हुआ वहां से पथराव हुआ तो पब्लिक पीछे भागे, सारे लोग बैग छोड़ के वहीं वहीं भागे। पथराव सामने से हुआ था कि छतों से हुआ था? सामने से, छतों, सब जगह से हुआ था। जी, सब जगह से हुआ था। हथियार कौन कौन से उनके हाथ में थे? क्या उनके हाथ में आपने देखा था कि उनके हाथ में बंदूक थी, गन थी, लाठी डंडे थे? क्या था उनके हाथों में? लाठी डंडे थे, हथियार की आवाज आ रही थी फायरिंग की, लेकिन कोई हथियार दिखा नहीं था वहां पर। कैसे रोड पे आगे हथियार दिखे थे, काफी सारे हथियार थे उन पर। जी 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 जी। तो आप जब हथियार आपने देखे, लाठी डंडे देखे, और आपके ऊपर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, तो आप लोगों में हलचल मची। क्या कुछ आप लोगों का क्या कहना था, क्या सोचना था कि तिरंगा यात्रा को वापस लौटाया जाए, कि यहीं से निकलना है, कि क्या क्या कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया था? हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से कोतवाली चलेंगे, कोतवाली में शिकायत दर्ज कराएंगे, और कुछ लोग अपने घर की तरफ चले गए। जी, हम तिरंगा लेके भारत माता जिंदाबाद करके करते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हुए नारे लगाते हुए कोतवाली तरफ जा रहे थे। हम उसी बीच ऐसी गली में चंदन की गोली लग जाती है। जी, बहुत सारी फायरिंग होती है आकर। जी, काफी सारी आवाजें फायरिंग की सुनी थी आपने? जी 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 जी। और 28 लोगों को तो अब सजा हो चुकी है, लेकिन आपने कितने लोगों को देखा होगा? क्या छत से भी लोग आपको दिखाई दे रहे थे कि पत्थरबाजी हो रही थी, कि मतलब कितने लोग? जी, लोग बहुत थे, लोग काफी थे। जी 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 जी। तिरंगा यात्रा किस किस जगह से जानी थी? क्या इसका इंटीमेशन आप लोगों ने पुलिस को दिया था कि आप लोग कहाँ कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि अमूमन जब इस तरह की यात्रा निकाली जाती है तो प्रशासन को खबर दी जाती है, पुलिस को बताया जाता है कि ये रास्ते से हम लोग निकलेंगे। वो तमाम जानकारी जो है वो सर्कुलेट होती है, अपने अपने महकमे में होती है, प्रशासन करता है। तो आप लोगों ने क्या इस बात की जानकारी दी थी किसी को? मैं भी यात्रा में शामिल था, पूरा ऑर्गेनाइज मैंने नहीं किया था। यात्रा में इस तरह शामिल था कि परमिशन थी या नहीं थी ये नहीं पता था, लेकिन निकालती हर साल हर वर्ष थी वो। जी जी जी। तो आज जहां पर ये पथराव हुआ था, गोलीबारी हुई थी, हत्या हुई थी, जी, आसपास क्या कोई पुलिस थी? क्या आसपास कोई, क्या वहां पर पुलिस चौकी कितनी दूर है? पुलिस चौकी वहां से 500 मीटर दूर है। 500 मीटर दूर है। तो जब चंदन को गोली लगी तो पुलिस को आने में कितना समय लगा होगा सौरभ? पुलिस मैम कोतवाली में हमें गाड़ी खड़ी हुई मिली थी, जिससे हम चंदन को ले गए थे अस्पताल। आप बता रहे 500 मीटर की दूरी पर चौकी थी। आप चंदन को कितनी देर लगी वहां तक जाने में? क्योंकि एक तरफ आप लोगों पर पत्थरबाजी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, और जो है यहाँ यात्रा रोकी, वहां से 500 मीटर है। चंदन को यहाँ गोली लगी, वहां से 200 मीटर ही है। 200 मीटर ही है। तो जब चंदन को, जब ये पूरी फायरिंग शुरू हुई थी, जब आप लोगों को रोकना शुरू किया था, जब भारत के विरोध में नारे लग रहे थे, तब क्या वहां से कोई पुलिस आई थी? क्या पुलिस तक की जानकारी पहुंचाई गई थी? किसी ने आप में से फोन किया था पुलिस को? लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस आ ही नहीं पाई थी। पुलिस आ नहीं पाई। और चौकी से 200 मीटर की दूरी पर जो है चंदन को गोली लगती है। जब चंदन को गोली लगती है तब तक क्या पुलिस पहुंच पाई थी? नहीं नहीं, जब कोतवाली में चंदन को ले जाके हम रखते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। तो चंदन की पुलिस जीप पे ले जाके हम जिला अस्पताल ले जाते हैं। जी जी जी। तो चंदन को आप कोतवाली लेकर गए। जब आप चंदन को कोतवाली लेकर जा रहे थे, क्या चंदन की सांसें चल रही थी? क्या चंदन ने आपसे कुछ कहा था? मैम कुछ भी नहीं कहा था। जी जी जी।
आयुष, आपके पास आना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं, सौरभ की बात भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरा सिनेरियो हुआ, पूरी वारदात हुई, किस तरीके से प्री प्लान था सब कुछ। तो अगर उस पूरे वारदात की बात करें तो उसके बाद पुलिस का क्या कुछ एक्शन रहा था? लगता है आयुष से हमारा संपर्क टूट गया। फिर बहुत बहुत शुक्रिया अमितोष जी आपसे बात करने के लिए। और सौरभ, आपका मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।